नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा मैग्निट्स्की एक्ट के बारे में। मैग्निट्स्की एक्ट यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट का एक कानून है और इसके तहत ये दुनिया में किसी भी व्यक्ति पर सैंक्शन लगा सकते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस है। ऐसा नहीं कि रैंडम किसी पे भी सैंक्शन लगा दिया। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से जमाल खाशोगी के मर्डर को लेकर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ये सवाल उठा रहे हैं नए राष्ट्रपति यूएस के जो बाइडेन पर कि आप मैग्निट्स्की एक्ट का इस्तेमाल करके सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट और उनके टॉप ऑफिशियल्स पर सैंक्शंस क्यों नहीं लगाते। तो ये मैग्निट्स्की एक्ट एग्जैक्टली क्या पावर देता है यूएस गवर्नमेंट को और इसके बनने के पीछे कहानी क्या है, इसका नाम मैग्निट्स्की जैसा थोड़ा अजीब सा नाम क्यों है, इसको हम जानेंगे। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आई एम श्योर आप लोगों को काफी पसंद आएगी। अब जो टेस्ट सीरीज है पाथफाइंडर के द्वारा स्टार्ट करी गई है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, उसमें हमने टॉपर्स के लिए कुछ प्राइजेस रखे हैं। तो रैंक 1 से 3 जो लेकर आएगा उनको अनअकैडमी प्लस का 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन है। रैंक 4 एंड 5 के लिए अमेजॉन वाउचर्स हैं 500 के और रैंक 6 to 10 के लिए 200 रुपीज के वाउचर्स हैं। अभी शुरुआत हमने थोड़ी छोटी करी है, छोटे छोटे कदम लेंगे। अभी आप लोग इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो और वैसे टू बी ऑनेस्ट प्राइजेस नहीं, आप इसको ज्वाइन कीजिए प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर डेली टेस्ट हो रहे हैं। 30 क्वेश्चंस एवरी डे, 60 मार्क्स टेस्ट एनालिसिस यहां पर आपको मिल जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी वीडियो एनालिसिस भी लेकर आएं ताकि ये क्वेश्चंस हम वीडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पर डिस्कस करेंगे और डेली एक सब्जेक्ट को हम यहां पर कवर करते हैं। 12:30 बजे ये टेस्ट लाइव हो जाता है, तो इसमें एनरोल कीजिए। कंप्लीटली फ्री इनिशिएटिव है, आपको बस अनलॉक कोड यूज करना है महिपाल। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। भारत के बेस्ट एजुकेटर्स यहां पर लाइव क्लासेस लेते हैं। इन क्लासेस को अवेल करने के लिए आपके पास 2 तरह के सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं। एक है प्लस, जहां पर आपको मिलेंगी केवल क्लासेस, और एक है आइकॉनिक, जहां पर आपको एक पर्सनलाइज मेंटोर भी मिलेगा। मेंटोर आपकी प्रिपरेशन में डे टू डे आपकी हेल्प करेंगे, साथ ही साथ आपको जीएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए गाइड करेंगे, आपको इवैल्यूएट करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है आपकी प्रिपरेशन की, जीएस मेंस आंसर राइटिंग से संबंधित। तो ये दोनों के बीच में फर्क है। आपको इन कोर्सेज को परचेस करते समय ये प्राइसेस पे नहीं करनी है। यूज द डिस्काउंट कोड महिपाल, दैट इज माई नेम, एंड यू कैन गेट 10% डिस्काउंट इंस्टेंटली। आपको सीधा 10% प्राइसेस में डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड को यूज करते हैं। और आप ऑप्शनल की तैयारी भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शनल और जीएस के कोर्सेज को साथ में लेंगे तो आपको प्राइस में काफी डिस्काउंट मिलेगा और इस पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड यूज करते हैं महिपाल। ओके, अगर आप एसएससी, रेलवेज, बैंक और स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कोर्सेज अवेलेबल हैं और इनके जो कोर्सेज हैं वहां पर भी आपको ये प्राइस पे नहीं करना है। यूज द कोड एंड गेट 10% डिस्काउंट, पे दिस प्राइस। रविवार 21 मार्च को अनअकैडमी कॉम्बैट आ रहा है। इसमें आप देश भर के एस्पिरेंट्स के साथ हिस्सा लेकर अपना तैयारी का स्तर आंक सकते हैं और यहां पर आपके पास 4 करोड़ रुपए के पूल में से स्कॉलरशिप जीतने का मौका है। तो इस अनअकैडमी कॉम्बैट को मिस मत कीजिए। यहां पर देश के हजारों छात्र एक साथ एक टेस्ट देते हैं। दिस इज लाइक एन ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज दैट हैपेंस एवरी संडे। 26 फरवरी को यूनाइटेड स्टेट्स की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक रिपोर्ट पब्लिक करी थी जिसमें यह कहा गया कि जमाल खाशोगी के मर्डर के पीछे सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का हाथ था। ये एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया गया इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में। जमाल खाशोगी कौन थे, ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं। ही वाज अ जर्नलिस्ट, सऊदी अरेबियन ओरिजिन के थे, रहते थे यूएसए में, क्रिटिसाइज किया करते थे सऊदी अरेबियन रूलिंग फैमिली को, रूलिंग गवर्नमेंट को, और इसीलिए इनकी हत्या करवा दी गई। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा। मोहम्मद बिन सलमान कौन है? ये वहां के राजा के बेटे हैं, क्राउन प्रिंस है, यानी कि जब राजा अगर मरेंगे तो इनके बाद यही राजा बनने वाले हैं। मोहम्मद बिन सलमान विल बिकम द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया। अब लेकिन एक्चुअली में कई लोग मानते हैं कि इन्हीं के पास सारी पावर है। मोहम्मद बिन सलमान इज द रियल पावर बिहाइंड द सीन्स और इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज, पोर्टफोलियोज ये यही संभालते हैं। और जमाल खाशोगी की मर्डर का जो डायरेक्ट ऑर्डर है वो इनके द्वारा दिया गया था, मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा। ये बात इस रिपोर्ट में साबित हो जाती है। अब यूनाइटेड स्टेट्स के कई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ये सवाल उठा रहे हैं कि जब ये बात साबित हो चुकी है तो जो बाइडेन गवर्नमेंट मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ मैग्निट्स्की एक्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। इनको करना चाहिए, मोहम्मद बिन सलमान को सैंक्शन करना चाहिए यूजिंग द मैग्निट्स्की एक्ट। तो इसीलिए ये मैग्निट्स्की एक्ट अभी चर्चा में है। ठीक है, तो मैग्निट्स्की एक्ट एग्जैक्टली है क्या? सर्वप्रथम तो ये यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस द्वारा पारित किया गया एक कानून है और इसको 2012 दिसंबर में पास किया गया था जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे। इस कानून का पूरा नाम काफी लंबा है। पूरा नाम है रशिया एंड मोल्डोवा जैक्सन वैनिक रिपील एंड सर्गे मैग्निट्स्की रूल ऑफ लॉ अकाउंटेबिलिटी एक्ट। तो इतना लंबा नाम कोई बोलता नहीं है, सब इसको केवल मैग्निट्स्की एक्ट के नाम से जानते हैं। तो बराक ओबामा ने इसको साइन किया था और इसके पीछे कहानी क्या है कि देखो, ये सर्गे मैग्निट्स्की नाम का एक रशियन लॉयर था जिसके नाम पर यह एक्ट का नाम रखा गया है। तो इसकी थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता देता हूं। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको जानकर मजा आएगा। बाकी हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है।
इस कहानी में दो मुख्य किरदार हैं। ये है विलियम ब्राउडर, यहां पर नाम लिखा हुआ है विलियम ब्राउडर या बिल ब्राउडर, और ये है सर्गे मैग्निट्स्की, जिनके पीछे इस कानून को नाम दिया गया है। तो विलियम ब्राउडर कौन थे? ये एक बिजनेसमैन थे, यूएस के थे ओरिजिनली, लेकिन रशिया में जाकर 1990 के दशक में इन्होंने अपना बिजनेस स्थापित किया। बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट करते थे और फंड मैनेज करते थे, जैसे कहते हैं ना वॉल स्ट्रीट टाइप ऑफ गाइज, ये उस तरह के व्यक्ति थे। इनका बहुत बड़ा एक फंड मैनेजमेंट था, इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट्स वगैरह का काम करते थे। तो इनको क्या लगा कि जिस कंपनीज में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये रशियन पब्लिक सेक्टर कंपनीज में इन्वेस्ट किया करते थे, तो 2004-5 के आसपास इनको नजर आने लगा कि इन कंपनीज की बैलेंस शीट्स में कुछ गड़बड़ है, इन कंपनीज से पैसा निकाला जा रहा है, करप्शन किया जा रहा है इनमें, और जो रशियन स्टेट ऑफिशियल्स हैं यानी कि टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो इन कंपनीज को लूट रहे हैं। तो इस तरह की बातें इनको डिस्कवर ये देखने लगे। तो इसके बाद क्या होता है कि रशियन गवर्नमेंट ने इनकी कंपनी पे छापा मारा, इनको रशिया में आने से रोक दिया गया। ठीक है, इन पर बैन लगा दिया कि आप रशिया नहीं आ सकते, इनके ऑफिसेस पे रेड डाली गई और इनके सारे कागजात वगैरह जब्त कर लिए गए। तो इन्होंने क्या करा कि एक मॉस्को बेस्ड लॉयर को हायर किया। एक फर्म थी, काफी बड़ी फर्म का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मुझे याद है। तो उस फर्म में एक लॉयर था सर्गे मैग्निट्स्की नाम का। ही वॉज 35 ईयर्स ओल्ड, ही वॉज अ यंग एंड डायनामिक लॉयर। तो ये टैक्स वगैरह के मामलों के जानकार थे। तो विलियम ब्राउडर ने इनकी फर्म को हायर किया कि भाई आप ये देखो कि मेरे बिजनेसेस पर इन्होंने रेड डाली है और ये सब गलत है, मैं तो कुछ गलत काम कर नहीं रहा था। तो ये जो सर्गे मैग्निट्स्की हैं, इन्होंने इस मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू करी। तो पता चला कि ये पूरा फर्जी रेड था। इसके अंदर क्या किया था कि जिन लोगों पर आरोप लगने वाले थे या जिनको डर था कि हमारा भांडा फूट जाएगा, उन्हीं लोगों ने ये रेड डलवाई थी। और रशिया की इंटीरियर मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिशियल्स इसमें शामिल थे। इन्होंने विलियम ब्राउडर के सारे कागजात को जब्त कर लिया था। और इन्होंने क्या किया, इनकी कंपनी का जो टैक्स रिफंड आने वाला था स्टेट से, जैसे आप जानते होंगे ना कि हर साल इनकम टैक्स का रिफंड आता है, आप अपना आईटी फॉर्म भर देते हो, सरल फॉर्म भरते हैं, उसके बाद में कुछ समय बाद एक रिफंड आता है। तो इसी तरह से इनका रिफंड आने वाला था लगभग $250 मिलियन का। तो वो रिफंड इन ऑफिशियल्स ने, करप्ट ऑफिशियल्स ने अपने नाम कर लिया, यानी कि कागज ले गए कंपनी के, फर्जी कंपनी खोल दी उन्हीं कागजों को यूज करके और उनसे रिफंड ले लिया सरकार से। तो एक तो पहले का करप्शन, ऊपर से ये वाला और करप्शन। तो सर्गे मैग्निट्स्की को ये सब पता चल चुका था। इन्होंने अपने स्तर पर सब जांच वांच करी कागजों की। लेकिन जब ये जांच कर रहे थे सर्गे मैग्निट्स्की, तो इनको रशियन अथॉरिटीज ने अरेस्ट कर लिया और इनको लगभग 2 साल के लिए काफी टॉर्चर किया गया। जेल में बहुत टॉर्चर हुआ इनका और अल्टीमेटली इनको जेल में मार दिया गया। मैग्निट्स्की की इस कस्टोडियल किलिंग से विलियम ब्राउडर को काफी दुख हुआ। ब्राउडर को लगता था कि केस तो मेरा था, मेरे बिजनेस से रिलेटेड था, और इसमें जबरदस्ती मैग्निट्स्की को मार दिया गया रशियन स्टेट के द्वारा। तो ये गलत है और न्याय दिलाना जरूरी है। तो उस दिन से इन्होंने ठान लिया कि मैग्निट्स्की को मैं न्याय दिलाऊंगा। पहले कुछ हफ्ते इन्होंने रशिया में कोशिश करी, लेकिन ऑफकोर्स वहां पे तो मामला रफा दफा कर दिया गया। तो ब्राउडर ने ये डिसाइड किया कि रशिया ना सही, मैं यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर या फिर यूरोपियन यूनियन में जाकर वहां पर यह प्रेशर बनवाऊंगा कि रशिया के इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी जाए जिन्होंने मैग्निट्स्की की हत्या करी है। क्योंकि देखो क्या होता था कि उस समय भी देश पर सैंक्शन तो लगाया जाता है, जैसे यूनाइटेड नेशंस लगाता है, यूनाइटेड स्टेट्स भी लगाता है अपने स्तर पर। तो होता है कि एक देश के खिलाफ तो आप सैंक्शन लगा सकते हो, उसके लिए कानून वगैरह बने हुए हैं। लेकिन उससे होता क्या है भाई, हत्या तो इन 15-20 लोगों ने मिलकर करी थी, सारा करप्शन तो वो लोग कर रहे थे, तो उसमें पूरे देश को क्यों सजा दी जाए, क्यों रशिया के लोग दुखी हो, जैसा कि ईरान के साथ होता है ना, कि वहां की सरकार बना रही है ना न्यूक्लियर वेपन्स, लोग थोड़ा बना रहे हैं न्यूक्लियर वेपन। वो बात अलग है कि वो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, दैट इज अ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, बट स्टिल। तो देखो क्या होता है कि उस समय तक कोई ऐसा कानून नहीं था कि यूनाइटेड स्टेट्स अपने स्तर पर किसी दूसरे देश के 4 लोगों के खिलाफ सैंक्शन लगा दे। ठीक है, इस तरह का उस समय कोई कानून नहीं था। तो विलियम ब्राउडर ने क्या करा कि यूएस में जाकर नेताओं से मिले, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों नेताओं से जाकर उन्होंने मुलाकात करी और सारे नेता मान गए कि हाँ इस तरह का कानून होना चाहिए। तो 2 साल उनको लगे इस काम को पूरा अंजाम देने में, लेकिन अल्टीमेटली 2012 में मैग्निट्स्की एक्ट बनकर यूएस कांग्रेस में पास हो गया। और मैग्निट्स्की एक्ट के पीछे देखो इनका दिमाग क्या था ब्राउडर का। ब्राउडर ने कहा कि देखो ये जो $250 मिलियन या $230 मिलियन की राशि है ना, ये करप्ट रशियंस कभी भी रशिया में नहीं रखते हैं। ये सब अपना पैसा जनीवा में, यूके में, यूएसए जैसे देशों में लगाते हैं। तो इनका पैसा यहां पर रोको। जब ये कानून पारित हुआ था तो उस समय केवल इन 18 रशियन इंडिविजुअल्स के खिलाफ सैंक्शंस लगाने की अनुमति दी गई थी, या यही उसका दायरा था। 2016 में इस कानून का दायरा बढ़ाया गया और न केवल मैग्निट्स्की वाले केस, बल्कि दुनिया में कहीं पर भी अगर कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है तो उस ह्यूमन राइट्स वायलेशन में लिप्त किसी भी व्यक्ति के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार इन सैंक्शंस का इस्तेमाल कर सकती है। और इस कानून का मकसद क्या है कि ह्यूमन राइट्स वायलेटर्स जो हैं वो इंडिविजुअली अपने देश के पीछे ना छुपें। इंडिविजुअली उनको ये डर रहे कि मान लो कल को उन्हें यूएस जाना है या फिर उनका कोई यूएस में बैंक अकाउंट है, डीलिंग्स हैं, तो उनको तुरंत फ्रीज कर दिया जाएगा। तो ये एक डर बना रहे भविष्य में, ये इस कानून का लक्ष्य था। अब ये एक्ट काम कैसे करता है, इसका प्रोसीजर क्या है? तो देखो सबसे पहले तो एक ऑफिशियल कंप्लेन किसी को दर्ज करनी पड़ेगी यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस में एक कमेटी बनेगी
और वो इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या सचमुच ह्यूमन राइट्स वायलेशन या अब्यूज हुआ है। उसके बाद इस कमेटी के चेयरमैन जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को एक चिट्ठी लिखेंगे ये कहते हुए कि हमने अपने स्तर पर जांच कर ली है और डेफिनेटली यहाँ पर अब्यूज हुआ है। प्रेसिडेंट को 120 दिन के अंदर अंदर ये तय करना होता है कि क्या एक्चुअली में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जो कंप्लेन आई है वो सही है या नहीं। प्रेसिडेंट अपने स्तर पर सीआईए या फिर अपनी कोई और एजेंसी के माध्यम से जांच करवा सकते हैं। जांच करने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं कांग्रेस में, जो या तो क्लासिफाइड हो सकती है या अनक्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द केस। वो ये बताएंगे कांग्रेस को कि क्या हम उस पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ सैंक्शन लगा रहे हैं या नहीं, अगर हाँ तो कौन से कितने सैंक्शन, और नहीं तो क्यों नहीं। इस कानून के तहत ह्यूमन राइट्स वायलेशंस क्या होते हैं? पहला, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, तो जमाल खाशोगी का मर्डर इसी कैटेगरी में आता है। दूसरा, टॉर्चर, या तीसरा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी भी कार्य को ह्यूमन राइट्स वायलेशन माना गया है तो वो भी आ जाएगा इसमें। तो काफी ब्रॉड डेफिनेशन है, काफी अम्ब्रेला टर्म इसमें यूज किया गया है, ग्रॉस वायलेशन ऑफ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन राइट्स। उसके बाद यहां पर विक्टिम या शिकार किसको माना गया है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने देश में मानव अधिकारों के लिए लड़ रहा है, तो चाहे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो या किसी भी प्रकार के फ्रीडम के लिए लड़ रहा है और उसके खिलाफ कोई ह्यूमन राइट्स अब्यूज हो जाता है, तो ऐसे लोग इस कानून के तहत विक्टिम कह सकते हैं अपने आप को और अप्लाई कर सकते हैं यूएस की कांग्रेस में कि मेरे खिलाफ ये मानवाधिकार का हनन हुआ है और दोषियों के खिलाफ सैंक्शन लगाए जाएं। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसेंट आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, अलेक्से नवाल्नी, जिनको पिछले साल पॉइजन कर दिया गया था। आई एम श्योर आप सबने नाम सुना ही होगा, पुतिन के इस वक्त सबसे बड़े विरोधी हैं, अभी उनको जेल में रख रखा है। तो वैसे अगर देखो थियोरेटिकली अलेक्सी नवाल्नी की वाइफ यूएस में जाकर यूएस कांग्रेस को अपील कर सकती हैं कि भाई मेरे पति को पॉइजन कर दिया गया था, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स अब्यूज, टॉर्चर किया जा रहा है उन्हें जेल में, तो आप सैंक्शन लगाइए। लेकिन नवाल्नी या फिर उनका परिवार इस प्रकार की रिक्वेस्ट अभी नहीं करने वाले हैं ड्यू टू सम अदर रीजंस, उनको रशिया में ही रहना है, वहीं पर चुनाव लड़ने हैं। तो अब इस कानून के तहत यूएस गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर है? पहला, टारगेटेड सैंक्शन लगाना। टारगेटेड सैंक्शन का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर देश में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को सैंक्शन कर देना। पहले क्या होता था कि किसी देश को सैंक्शन किया जाता था, जैसे ईरान पूरे देश पे सैंक्शन लगा दिया। अब चाहे वहां के आम नागरिक जो हैं उनको यूएस आना जाना हो, उनको वहां पर एक्चुअली में कोई बिजनेस करना हो, वो नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ द यूएस सैंक्शंस, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होता है, मैग्निट्स्की एक्ट आपको ये परमिशन देता है कि आप पर्टिकुलर सरकार के मंत्रियों को या फिर कोई हाई रैंकिंग मिनिस्टर, ऑफिसर्स, इनके खिलाफ आप सैंक्शंस लगा सको। ये यूएस के पास पावर आ जाती है। उनके एसेट्स को फ्रीज किया जा सकता है। मान लो उनका कोई बैंक अकाउंट है, कोई प्रॉपर्टी है यूएस में, उसको ये लोग फ्रीज कर देंगे और उनकी यूएस में एंट्री रोकी जा सकती है, ठीक है। और यूएस में बहुत लोग ट्रैवल करते हैं ड्यू टू मेनी रीजंस, चाहे वो बिजनेस हो या फिर कोई सेमिनार वगैरह अटेंड करना हो, तो यूएस में काफी लोग जाना चाहते हैं, रिलेटिव्स भी होते हैं बहुत सारे लोगों के, तो यूएस में एंट्री से इनको रोका जा सकता है। 2020 में यूरोपियन यूनियन ने अपना खुद का मैग्निट्स्की एक्ट जैसा एक कानून पास किया। इनके कानून का नाम है एक्शन प्लान ऑन ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी। इसके तहत यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के पास ये पावर है कि जिसको भी ये सैंक्शन कर रहे हैं उसको यूरोप में ट्रैवल करने से रोका जा सकता है, पूरे यूरोप में, नॉट जस्ट दैट कंट्री। उनके एसेट्स फ्रीज करे जा सकते हैं। और यहां पर इन्होंने इंडिविजुअल से बढ़कर एंटिटीज या ऑर्गेनाइजेशंस को भी शामिल कर लिया है। तो मान लो ईरान का कोई बैंक है, तो उस बैंक को या उस बैंक के पर्टिकुलर कर्मचारी को, दोनों को सैंक्शन किया जा सकता है। फिर उसके बाद यूरोप के लोग, यानी कि यहां यूरोप में रहने वाले जो लोग हैं, अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशन को या फिर उस व्यक्ति को हेल्प कर रहे हैं तो उनको भी रोका जा सकता है। दैट कैन ऑल्सो बी आउटलॉड। तो मान लो कि मैं यूरोप में रह रहा हूं, मेरा कोई रिश्तेदार ईरान में रह रहा है और उसको मैग्निट्स्की एक्ट के तहत, यानी कि यूरोप वाले मैग्निट्स्की एक्ट के तहत सैंक्शन किया गया है और मैं उसको पैसे भेज रहा हूं, तो मुझे भी जेल हो सकती है, ठीक है। इस प्रकार का ये कानून है। और यूके ने इस कानून का इस्तेमाल करते हुए कुछ रशियंस पर सैंक्शंस भी लगाए थे, जिसको लेकर क्रेमलिन यानी कि रशिया काफी नाराज भी हुआ था। और यूरोपियन यूनियन ने भी, अब इसको भी मैग्निट्स्की एक्ट ही कहते हैं, ईयू वर्जन, लेकिन इसका नाम थोड़ा सा अलग है, तो नाम याद रख लेना, हो सकता है कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाए। 2020 का ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। तो यूरोपियन यूनियन के पास भी ऑलरेडी ये पावर था कि वो पेनल्टीज इंपोज कर सके ह्यूमन राइट्स वायलेटर्स के ऊपर, लेकिन उसमें क्या है कि वो फ्रेमवर्क ऐसा था कि कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज तक वो इन्वॉल्व था। मान लो कहीं पर सिविल वॉर चल रहा है, तो उनको एक अलग से कानून पास करना पड़ता था अपनी पार्लियामेंट में कि भाई उस सिविल वॉर में अगर कोई ह्यूमन राइट्स अब्यूज करता है तो हम उसको सैंक्शन कर देंगे। तो उसमें बहुत सारे लीगल प्रॉब्लम्स थे, अलग से कानून पास करना पड़ता था। तो वो इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं था। आप समझ रहे हो कि किसी भी देश में कोई प्रॉब्लम हुई ह्यूमन राइट्स की तो वहां पर आपने सैंक्शन लगा दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो 2 साल पहले जब जमाल खाशोगी के मर्डर के बाद यूरोप में भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने ये डिमांड उठाई थी कि जिन लोगों ने, जो वो 20-25 लोग थे जिन्होंने मर्डर एक्चुअली में किया था, उनके खिलाफ सैंक्शन क्यों नहीं लगाया जाता। तो लगा ही नहीं सकते थे क्योंकि यूरोपियन यूनियन में इस प्रकार का मैग्निट्स्की एक्ट तब पास नहीं हुआ था। तो इसीलिए अब 2020 में इन्होंने इसको पास कर दिया है, ठीक है। 2017 में रशिया ने भी मैग्निट्स्की एक्ट पास किया।
और इनके कानून का भी नाम देखो, ब्रैकेट में इन्होंने खुद ही लिख दिया ऑफिशियली कि सर्गी मैग्नेट्स की लॉ नाम है, जबकि ऑफिशियल नाम ये वाला है, जस्टिस फॉर विक्टिम्स ऑफ करप्ट फॉरेन ऑफिशियल्स एक्ट 2017। ऑस्ट्रेलिया में भी इसी प्रकार के कानून को पास करने के लिए एक बिल टेबल हो चुका है, अभी तक पास नहीं हुआ है एज ऑफ टुडे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन वो हो जाएगा। इसको भी ऑस्ट्रेलिया में भी मैग्नेट्स एक्ट ही कहा जा रहा है न्यूज मीडिया में, ये भी एक तरह का सिमिलर। कुछ दिन पहले मैंने श्रीलंकन सिविल वॉर के विक्टिम्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था और उसमें ये फोटो मैंने दिखाई थी, तब आपसे पूछा था कि मैग्नेट्स एक्ट जानना चाहते हो क्या, तो आप लोगों ने बोला और मैंने वीडियो बना दिया। तो देखिए, इसीलिए अब आप समझ गए होंगे कि क्यों ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि मैग्नेट्स एक्ट का इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो वो टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे जिन पर वॉर क्राइम्स के आरोप हैं, उनके खिलाफ बैन लग सके। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। टेलीग्राम चैनल से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।